हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कल का क्वेश्चन हमारा अधूरा बाकी है, राइट। कल हम कर रहे थे टू फाइंड, या हम जो सम सॉल्व कर रहे थे उसमें उन्होंने पूछा था फाइंड आउट Q1 एंड Q3, यस और नो। और ये कौन से टाइप का डेटा है? दिस इज डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन, यस और नो। कि दो कॉलम्स दिए आपको X एंड F, यस और नो, यानी कि ऑब्जर्वेशन एंड उसकी फ्रीक्वेंसी है। हमें Q1 एंड Q3 फाइंड आउट करना था, जिसमें से ऑलरेडी हमने Q1 फाइंड आउट किया विच इज 6 लाख, राइट। तो Q1 स्टेप 3 तक हो गया हमारा। यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q1, हमने फॉर्मूला यूज किया Q1 का, Q1 फाइंड आउट किया। स्टेप्स क्या थी? सबसे पहले हमने क्या किया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम ड्रॉ किया, यस और नो। तो हमने सबसे पहले CF फाइंड आउट किया। CF के बाद हमने Q1 देखा कि कहां पर है, Q1 का फॉर्मूला यूज किया। Q1 का फॉर्मूला क्या था? n+1/4 ऑब्जर्वेशन। फिर हमने चेक किया कि n+1/4 ऑब्जर्वेशन का आंसर आया 15th। तो हमने चेक किया CF कॉलम में कि 15 कहां पर आएगा, या 15th ऑब्जर्वेशन किससे पहले आएगा। आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन CF कॉलम कि 6 से पहले 15 आ सकता है क्या? आंसर इज नो। 14 से पहले 15 आ सकता है क्या? आंसर इज नो। 23 से पहले 15 आ सकता है क्या? आंसर इज यस। तो 23 वाला ऑब्जर्वेशन या 23 वाला जो क्लास है या 23 वाला जो रो है उसको मैंने हाईलाइट किया कि हमारा Q1 इस रो में है। बट इस रो की कौन सी वैल्यू? तो इस रो की ऑब्जर्वेशन वैल्यू, 15वें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू। तो 15वें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू इज 6, तो 6 यानी कि ही 6 लाख मेरे लिए बन गया Q1। सेम वे अब इसी सम का हमें फाइंड आउट करना है Q3। तो स्टेप 4 कहता है यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q3। Q3 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करो, राइट। तो मैं आगे आ रहा हूं, इसी पेज पर मैं लिख रहा हूं Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n+1/4 ऑब्जर्वेशन। क्या फॉर्मूला लिखा? Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n+1/4 ऑब्जर्वेशन। तो n ऑलरेडी हमारे पास है 59, तो इसी फॉर्मूला में मैं क्या कर रहा हूं, n की वैल्यू 59 सब्स्टिट्यूट करके फिर से फॉर्मूला रिराइट कर रहा हूं, दैट इज Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में n की जगह 59 लिखा, 59+1/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। सॉल्व करते हैं तो अगले स्टेप पर क्या बन जाएगा? 3 ब्रैकेट के अंदर का सॉल्यूशन आएगा 59+1 60, तो Q3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट 60/4 ऑब्जर्वेशन, राइट। अब 60 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर ऑलरेडी हमने पहले भी सॉल्व किया है, वही फिर से आएगा आपको 15 एंड बाहर का 3। तो अगला स्टेप वाला आंसर बनेगा Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 15। Q3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 15th ऑब्जर्वेशन। सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 15 का आंसर अगर मैं लेता हूं तो दैट इज 45th ऑब्जर्वेशन। सो Q3 इज 45th ऑब्जर्वेशन। Q3 इज व्हाट? 45th ऑब्जर्वेशन। तो 45वें नंबर पे जो व्यक्ति खड़ा है, पर्सन खड़ा है, उसका इनकम इज RQ3 या क्वार्टाइल 3 या अपर क्वार्टाइल, राइट। तो हमें क्या करने हैं? टोटल 59 पर्सन्स है, उनको लाइन से खड़ा करना है। 45th नंबर पर जो व्यक्ति खड़ा है उसे पूछेंगे भाई तुम्हारा इनकम क्या है, वो बोलेगा इतना इतना है, तो वो जितना इनकम कहेगा वो हमारे लिए क्वार्टाइल 3 बनेगा। बट यहां पर हम लाइन में नहीं खड़ा कर सकते क्योंकि यहां पर डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मैं क्या करूंगा, CF कॉलम में चेक करूंगा कि जो 45th ऑब्जर्वेशन है वो किससे पहले आता है या कब आ रहा है। तो पहला रो देखो, पहले रो का CF वैल्यू 6, तो 45 6 से पहले आएगा क्या? आंसर इज नो। दूसरे रो का वैल्यू है, CF वैल्यू इज 14, तो 45 14 से पहले आएगा, आंसर इज नो। 23 थर्ड रो की वैल्यू देखो, CF 23, तो 45 23 से पहले आएगा क्या? आंसर इज नो। थर्ड रो देखो, थर्ड रो की वैल्यू है 35, तो 45 35 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो। बट 35 के बाद वाली रो अगर देखोगे तो इट इज 45, तो एग्जैक्टली हमें 45th ऑब्जर्वेशन चाहिए। तो 45th ऑब्जर्वेशन कहां पर आया? इन द 5th रो, है कि नहीं? 6 से पहले नहीं है, 14 से पहले नहीं है, 23 से पहले नहीं है, 35 से पहले नहीं है, जो 5th रो है वो एग्जैक्टली 45 का CF वैल्यू दे रही है। तो जो मेरा 45th ऑब्जर्वेशन है वो आ रहा है 5th रो में, तो मैंने 5th रो को हाईलाइट किया कि मेरा जो 45th ऑब्जर्वेशन यानी कि क्वार्टाइल 3 इज इन द 5th रो। तो मुझे 5th रो का ऑब्जर्वेशन वैल्यू चाहिए, तो ऑब्जर्वेशन यानी कि x की वैल्यू क्या है? 10। तो मेरे लिए क्वार्टाइल 3 बन गया 10, Q3 बन गया 10। तो मैं नीचे लिख रहा हूं Q3 इज इक्वल टू 10, यस और नो। तो Q3 इज इक्वल टू 10, बट फाइनल आंसर जब मैं लिखूंगा तो Q3 10 क्या है? ऊपर इनकम इन लैक्स है, यस और नो। कॉलम का नाम क्या दिया हमने? इनकम इन लैक्स। तो मैं नीचे लिखूंगा Q3 इज इक्वल टू 10 लैक्स। तो मेरा फाइनल आंसर Q3 इज 10 लैक्स, राइट। Q1 ऑलरेडी हमने इस क्वेश्चन का कल फाइंड आउट किया था, सेम स्टेप्स थी, यस और नो। Q1 का फॉर्मूला यूज किया, फिर Q1 का रो हाईलाइट किया एंड ऑब्जर्वेशन वैल्यू ले ली।
ये सॉरी नो, तो सेम वे Q3 के लिए हमने किया, तो Q3 मुझे मिल रहा है 10 लाख, तो मुझे Q1 भी मिल गया, Q3 भी मिल गया, तो फाइनली मैं नीचे लिख रहा हूं आंसर, फाइनल आंसर Q1 इज इक्वल टू 6 लाख, Q3 इज इक्वल टू 10 लाख, राइट। वेरी सिंपल डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। शुरुआत कहां से की हमने, पहले फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ड्रॉ किया, फिर Q1 का फॉर्मूला यूज करके Q1 फाइंड आउट किया 6 लाख, Q3 का फॉर्मूला यूज करके Q3 फाइंड आउट किया 10 लाख, तो हमें Q1 एंड Q3 मिला फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। तो हमने लास्ट वीक जो इकोनॉमिक्स का लेक्चर किया था उसमें हमने Q1 Q3 फाइंड आउट किया, बट फॉर इंडिविजुअल डेटा, या मैं उसे रॉ डेटा भी कह सकता हूं, इंडिविजुअल डेटा रॉ डेटा के लिए हमने क्या फाइंड आउट किया, Q1 Q3 फाइंड आउट किया, ये सॉरी नो, उसके हमने 2 सम्स लिए थे। फिर हमने कल और आज मिलके डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का Q1 एंड Q3 फाइंड आउट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं एंड चलते हैं कैलकुलेशन ऑफ क्वार्टाइल्स फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्वार्टाइल ही फाइंड आउट करना है, बट फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, कैलकुलेट वही करना है Q1 एंड Q3, गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, Q1 Q3 फाइंड आउट करना है, बट क्वेश्चन इज डिफरेंट। ये क्वेश्चन बताने का या पूछने का या देने का तरीका अलग है। क्या कह रहे हैं, find out Q1 and Q3, that is Q1 that is lower quartile, Q3 यानी कि upper quartiles for the following data। इसके अंदर उन्होंने फिर से 2 कॉलम्स दिए आपको, रेनफॉल इन सेंटीमीटर्स एंड नंबर ऑफ ईयर्स। बट अगर आप रेनफॉल देखोगे तो उन्होंने रेनफॉल की एक रेंज दी है 20 to 30 सेंटीमीटर, मतलब 20 to 30 सेंटीमीटर रेन 7 साल हो गया, मतलब 20 to 30 सेंटीमीटर रेन वाले 7 ईयर्स है, 30 to 40 रेनफॉल वाले 20 साल है, 40 to 50 रेनफॉल वाले 17 साल है, 50 to 60 रेनफॉल वाले 6 साल है। तो उन्होंने क्या किया है, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन अगर आप देखोगे आपके सामने होगा, तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी में ऑब्जर्वेशन वैल्यू सिंगल था कि 6 लाख कमाने वाले इतने हैं, 10 लाख रुपए कमाने वाले इतने, मतलब हमें पता है कि ये सारे के सारे 6 लाख या फिर 10 लाख कमा रहे हैं कल वाले क्वेश्चन में। आज रेनफॉल इज बिटवीन 20 to 30, मतलब जो 7 साल है उन 7 साल में रेनफॉल 20 से 30 के बीच में कुछ भी हो सकता है। यू कैन नॉट पिन पॉइंट कि 7 साल 30 सेंटीमीटर रेनफॉल था या एग्जैक्टली 20 सेंटीमीटर रेनफॉल था, इट इज एनीथिंग बिटवीन 20 to 30। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये तीसरे प्रकार का डेटा है जिसके लिए हमें फिर से क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है। दिस टाइप ऑफ डेटा इज कॉल्ड एज व्हाट, कंटिन्यूअस डेटा, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमने कल सॉल्व किया था या कल और आज मिला के जो हमने थोड़ा थोड़ा सॉल्व किया था वो कौन सा था? वो था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। एंड लास्ट वीक जो हमने सॉल्व किया था वो था इंडिविजुअल डेटा, राइट। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको तीनों डेटा अच्छे से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आज हमें कंटिन्यूअस डेटा के लिए क्वार्टाइल 1 एंड क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है या कैलकुलेट करना है। इज इट क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत कहां से करेंगे? स्टेप 1। स्टेप 1 क्या कह रहा है? प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF कैलकुलेट करो, जैसे हमने कल कैलकुलेट किया था। कल हमने डिस्क्रीट में भी CF कैलकुलेट किया था, कंटिन्यूअस में भी पहला स्टेप आपका होगा CF कैलकुलेट करना है। तो मैं फ्रेश पेज पर आ रहा हूं, कल जैसे मैंने 4 कॉलम्स बनाए थे वैसे ही बना रहा हूं। पहला कॉलम का नाम रेनफॉल, जैसा उन्होंने क्वेश्चन में दिया वही कॉपी किया। दूसरा नंबर ऑफ ईयर्स, राइट, जो 2 कॉलम्स है, पहले 2 कॉलम्स वही है जो क्वेश्चन वाले कॉलम्स है। सिर्फ मैं रेनफॉल ब्रैकेट में जैसा उन्होंने कहा इन सेंटीमीटर्स लिख रहा हूं, एंड नंबर ऑफ ईयर्स को मैं लिख रहा हूं F, यानी कि फ्रीक्वेंसी। इट इज फ्रीक्वेंसी, रिपीटेशन, कि 20 to 30 सेंटीमीटर रेनफॉल कितनी बार रिपीट हो रहा है? 7 साल रिपीट हो रहा है। तो रिपीटेशन, फ्रीक्वेंसी, कि हाउ फ्रीक्वेंटली दे आर कमिंग, राइट। फिर कैलकुलेशन, जैसे कल हमने CF के लिए कैलकुलेशन किया था, CF प्लस F इज इक्वल टू अगले साल का CF, राइट। एंड लास्ट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि CF। तो पहले 2 कॉलम में कॉपी कर रहा हूं, तो पहला 20 to 30 में कॉपी कर रहा हूं, उसका वैल्यू 7 कॉपी कर रहा हूं। दूसरा 30 to 40 उसकी वैल्यू 20 कॉपी कर रहा हूँ। तीसरा 40-50 उसे कॉपी कर रहा हूँ 17। फिर 50-60 उसकी वैल्यू में नीचे कॉपी कर रहा हूँ 6। तो मैंने बस ऊपर की वैल्यूज नीचे कॉपी पेस्ट की। यहाँ पर असेंडिंग डिसेंडिंग कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी जो वैल्यूज है देखो 20 से लेके 60 तक, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, तो इट इज ऑलरेडी, द क्लासेस आर ऑलरेडी इन असेंडिंग। इनको मैं इंडिविजुअली क्या कहूंगा? क्लास कहूंगा। 20 to 30 इज द फर्स्ट क्लास, 30 to 40 is the second class, 40 to 50 is the third class, 50 to 60 is the fourth class. So these are the 4 classes they have given you, and those classes are already denoted in ascending order. तो आपको फिर से इसको रीअरेंज करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पहला उठाया, लिख लिया, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। अब हमारा सिंपल सा कैलकुलेशन, CF कैलकुलेट करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फर्स्ट जो क्लास है, फर्स्ट क्लास इज 20 to 30, उसकी फ्रीक्वेंसी 7, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी मैं 7 लिखूंगा। फर्स्ट रो
या फर्स्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज बी 7, राइट। फिर अगले क्लास की जब मैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो मैं कैलकुलेशन करूंगा पहले क्लास का CF प्लस करंट क्लास का फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 प्लस 7 यानी कि 27। ये हमने कल के लेक्चर में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट CF, राइट। तो वही कर रहा हूं मैं, पहले क्लास का CF 7 एंड जो करंट क्लास है 30 to 40 उसका फ्रीक्वेंसी 20, तो 20 प्लस 7 इज 27। फिर से 27 प्लस 17 या 17 प्लस 27 44 थर्ड क्लास का मुझे CF मिला एंड 44 प्लस 6 यानी कि 50 मुझे फोर्थ क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला। सो मैंने क्या किया, चारों क्लासेस के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट किया, तो मुझे CF मिल गया। तो यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, प्रिपेयर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इस प्रकार सबका बनना चाहिए, पहले दो क्लास या पहले दो कॉलम्स जो उन्होंने आपको दिए वही मैंने कॉपी किया, फिर मैंने कैलकुलेशन दिखाया। अगेन मैंने कहा कि कैलकुलेशन इज ऑप्शनल, अगर आपको दिखाना है कैलकुलेशन तो आप दिखा सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली आप CF दिखा सकते हो, ओरली कैलकुलेट कर सकते हो, ओरल कैलकुलेशन है। बट डिटेल्स के लिए मैं यहाँ पर कैलकुलेशन का कॉलम बना रहा हूं, अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, इट इज इजी कैलकुलेशन, राइट। आगे बढ़ते हैं, तो मुझे CF मिल गया, पहला स्टेप हो गया। स्टेप 2 पर चलते हैं। स्टेप 2 कहता है फाइंड एन, एज यूजुअल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन उससे पहले वाले क्वेश्चन में n फाइंड आउट किया था, तो यहां पर भी मैं n फाइंड आउट करूंगा। यहां पर n कहां से आएगा, तो फ्रीक्वेंसी कॉलम की टोटल f की टोटल इज n, तो n इज अगेन 50, यस और नो। 7 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6 ऐड करोगे तो 50 मिलेगा, जो लास्ट क्लास का CF वैल्यू है वही आपका n आएगा, दैट इज 50। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इज 50, मतलब जो डेटा है वो 50 साल का डेटा है, राइट। कि उन 50 सालों में से 7 साल 20 to 30 रेनफॉल हुआ, 20 साल 30 to 40 रेनफॉल हुआ एंड सो ऑन, गेटिंग इट, राइट। तो हमारे पास 50 साल की इंफॉर्मेशन है, राइट, जो उन्होंने क्लासिफाई करके आपको दी है, क्लासेस में डिवाइड करके दी है। तो स्टेप 2 n मिल गया, स्टेप 1 हमने CF कैलकुलेट किया। अब चलते हैं स्टेप 3, क्या कह रहे हैं देखो, स्टेप 3 कह रहे हैं वो फाइंड या यूज फॉर्मूला टू फाइंड Q1 क्लास। हमें क्या फाइंड आउट करना है, Q1 नहीं फाइंड आउट करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में कंटिन्यूअस डेटा में हम डायरेक्टली Q1 नहीं फाइंड आउट कर सकते, जैसे हमने इससे पहले दोनों एग्जांपल में डायरेक्टली Q1 फाइंड आउट किया था। यहां पर मुझे पहले Q1 क्लास फाइंड आउट करना है और फिर उस Q1 क्लास को बेस लेके मैं Q1 फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पर Q1 फाइंड आउट करने के लिए पहला स्टेप इज Q1 क्लास। एक बार Q1 क्लास मिल गया फिर आप Q1 आराम से फाइंड आउट कर सकते हो। तो हाउ टू फाइंड Q1 क्लास, तो Q1 क्लास के लिए मैं यहां पर फॉर्मूला लिख रहा हूं, Q1 क्लास इज इक्वल टू n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। जो लास्ट टाइम हमने Q1 के लिए फॉर्मूला लिखा था वो मैं अब Q1 क्लास के लिए यूज कर रहा हूं। सो माय Q1 क्लास इज n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। Q1 क्लास इज ब्रैकेट n प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। सो व्हाट इज n, n इज 50। तो मैं सिंपली क्या लिख रहा हूं, Q1 इज इक्वल टू 50 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। उसे सॉल्व करो, 50 प्लस 1 इज 51, तो अगला आंसर मिलेगा Q1 क्लास इज 51/4 ऑब्जर्वेशन। डिवाइड करो, आपका रफ कैलकुलेशन करो, 51 डिवाइडेड बाय 4 करोगे तो आपको मिलेगा Q1 क्लास इज इक्वल टू 12.75 या 12.75 ऑब्जर्वेशन। तो आपका जो Q1 है वो 12.75 ऑब्जर्वेशन है। Q1 क्या है आपका, 12.75 ऑब्जर्वेशन है। तो मैं फिर से CF कॉलम चेक करूंगा, जो हमने टेबल ड्रॉ किया है CF कॉलम चेक करूंगा एंड उसमें मैं चेक करूंगा कि 12.75 किससे पहले आ रहा है। जो हमने इससे पहले डिस्क्रीट में भी किया था वही सेम मैं यहां पर कर रहा हूं। इज इट क्लियर? सो माय Q1 इज 12.75 ऑब्जर्वेशन। सो आई हैव टू क्रॉस चेक कि 12.75 ऑब्जर्वेशन CF को मैं क्रॉस चेक कर रहा हूं कि 12.75 ऑब्जर्वेशन किससे पहले आएगा, राइट। लाइक फर्स्ट क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, तो 12.75 ऑब्जर्वेशन 7 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो, क्योंकि फर्स्ट क्लास में देयर ओनली फर्स्ट 7 ऑब्जर्वेशन। मुझे कौन से नंबर का ऑब्जर्वेशन चाहिए? 12.75 नंबर का। तो फिर मैं सेकंड क्लास चेक कर रहा हूं। सेकंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 27। सेकंड क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 27, तो 12.75 27 से पहले आ सकता है क्या? Answer is yes. 12.75 is before 27, but it is not before 7. तो पहला क्लास हमारे लिए काम का नहीं है, क्योंकि पहले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7 एंड हमें चाहिए Q1 क्लास के लिए 12.75 फ्रीक्वेंसी। तो 12.75 का जो ऑब्जर्वेशन या 12.75 ऑब्जर्वेशन है वो 7 से पहले नहीं आ सकता, इसलिए पहला क्लास मैंने एक्सक्लूड कर दिया। दूसरा क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27, तो 12.75 27 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज यस। तो मैं सेकंड क्लास को हाईलाइट कर रहा हूं, दैट इज
इस क्लास में 30 to 40 वाले क्लास में मेरा क्या है, Q1 है। तो Q1 इज इन दिस क्लास या दिस रो, राइट। तो मैंने इस रो को हाईलाइट किया। अब इस रो का क्लास चाहिए मुझे, क्या चाहिए, Q1 क्लास चाहिए। तो इस Q1 क्लास की वैल्यू क्या है, क्लास की वैल्यू इज 30 to 40। तो मैं नीचे लिख रहा हूं Q1 क्लास इज 30 to 40। सी मैंने क्या किया, पहले मैंने Q1 क्लास का फॉर्मूला यूज किया। Q1 क्लास इज 12.75th ऑब्जर्वेशन। Q1 क्लास इज व्हाट, 12.75th ऑब्जर्वेशन, मुझे आंसर मिला। फिर मैंने CF कॉलम को क्रॉस चेक किया और कहा और देखा कि 12.75 किससे पहले आ रहा है, तो 7 से पहले तो नहीं आ रहा है, बट 27 से पहले आ रहा है। मतलब 27 वाला जो क्लास है दैट इज माय Q1 क्लास। तो मैंने इसकी क्लास की वैल्यू देखी, दैट इज रेनफॉल की वैल्यू देखी, दैट इज 30 to 40, जिसे मैं क्लास कह रहा हूं। सो 30 to 40 बिकेम माय Q1 क्लास। सो 30-40 इज माय Q1 क्लास, जो मैंने नीचे लिख लिया। तो स्टेप 3 के हिसाब से मुझे Q1 क्लास मिला। अब Q1 क्लास से आई हैव टू फाइंड Q1। तो मैं अगला स्टेप यूज कर रहा हूं, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q1। अब मुझे Q1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करना है। अब यहां पर Q1 का फॉर्मूला देखो, अब दिस इज द न्यू फॉर्मूला। Q1 क्लास इज इक्वल टू लास्ट टाइम का Q1 एंड उससे पहले वाले का Q1। तो वहां पर तीनों जगह Q1 का फॉर्मूला इज सेम, गेटिंग इट, फॉर रॉ डेटा ऑल्सो, दैट इज इंडिविजुअल डेटा ऑल्सो, एंड फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, दोनों जगह Q1 का फॉर्मूला सेम था। वही Q1 का फॉर्मूला मैंने यहां पर Q1 क्लास के लिए लिखा, राइट। अब Q1 क्लास के बाद मुझे Q1 चाहिए, तो Q1 का फॉर्मूला ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूं, Q1 इज इक्वल टू L ब्रैकेट में n/4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F ब्रैकेट कंप्लीट इनटू H। ध्यान से देखो, Q1 is equal to L प्लस ब्रैकेट में n/4 माइनस CF होल डिवाइडेड बाय F मल्टीप्लाइड बाय H। दिस इज माय Q1 का फॉर्मूला। टू फाइंड क्वार्टाइल 1 आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। इज इट क्लियर? तो Q1 का ये फॉर्मूला है, बट व्हाट डू यू मीन बाय L, व्हाट डू यू मीन बाय F, व्हाट डू यू मीन बाय CF, व्हाट डू यू मीन बाय H, यस और नो। तो ये सारी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द गिवन Q1 क्लास। तो Q1 क्लास अब मेरा बेस बनेगा, जो मैंने हाईलाइटेड रो किया है वो मेरा बेस बनेगा, राइट। एंड उससे मैं ये L n/4 CF F एंड H फाइंड आउट करूंगा। तो एक एक करके पहले फाइंड आउट करते, तो पहले हमें लिखना पड़ेगा व्हाट डू मीन बाय L। L मतलब जो आपका Q1 क्लास है 30 to 40, उसका लोअर लिमिट। सो 30-40 इज माय Q1 क्लास, तो उसका लोअर लिमिट इज 30, तो 30 इज माय L। मैंने वहां पर लिख लिया L इज 30, नीचे भी लिखा L इज इक्वल टू 30, दैट इज लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास। 30-40 Q1 क्लास मैंने यहां पर लिखा है, Q1 क्लास इज 30-40, यस और नो। ऊपर भी देखो टेबल में 30-40 इसमें हाईलाइटेड रो है। क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि मेरा Q1 उस क्लास में है। तो 30 to 40 इज माय Q1 क्लास। तो ये क्लास की शुरुआत कहां हो रही है, 30 पे हो रही है, उसे कहते हैं लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। तो लोअर लिमिट ऑफ क्लास L इज डिनोटेड बाय, या लोअर लिमिट इज डिनोटेड बाय L यानी कि लोअर लिमिट ऑफ अ क्लास। कौन से क्लास, Q1 क्लास। तो Q1 क्लास कौन सा है, 30 to 40, सो 30 बिकेम माय L। इज इट क्लियर? तो मुझे L मिला, लोअर लिमिट ऑफ Q1 क्लास, दैट इज 30। अब L के बाद मुझे क्या चाहिए, N। तो N हमारे पास ऑलरेडी है, N इज इक्वल टू 50, तो मैं नीचे लिख रहा हूं N इज इक्वल टू 50। N ऑलरेडी हमारे पास है, तो N यानी कि फ्रीक्वेंसी की टोटल N इज इक्वल टू 50। इज इट क्लियर? तो N भी मिल गया, L भी मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, CF चाहिए। CF का मतलब है जो मेरा Q1 क्लास है उसके पहले वाले रो की या पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। जो हाईलाइटेड क्लास है Q1 क्लास है, उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हाईलाइटेड क्लास के पहले वाले क्लास की CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज 7। तो मैं 7 के सामने CF लिख रहा हूं, नीचे भी लिख रहा हूं CF इज इक्वल टू 7, राइट। तो CF यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो मुझे L मिल गया, N मिल गया, CF मिल गया। अब नीचे क्या चाहिए, फॉर्मूला के हिसाब से मुझे F चाहिए। F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। तो Q1 क्लास इज 30 to 40, उसकी फ्रीक्वेंसी इज 20, तो F इज 20। मैंने नीचे भी लिख लिया F इज इक्वल टू 20, तो F इज 20। F यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ Q1 क्लास। तो जो हाईलाइटेड क्लास है दैट इज माय Q1 क्लास, उसकी फ्रीक्वेंसी इज 20, तो F इज 20। इज इट क्लियर? एंड अब मुझे चाहिए H। H का मतलब होता है हाइट,
या उसे आप क्लास विड्थ भी कह सकते हो, h यानी कि हाइट, या यू कैन कॉल इट एज क्लास विड्थ ऑल्सो। क्लास विड्थ का मतलब क्या है, मेरा Q1 क्लास इज 30 to 40, तो 30 to 40 का अंतर क्या है, 30 और 40 के बीच में अंतर क्या है, 10। तो वही मैं यहां पर लिख रहा हूं, h इज इक्वल टू 40 माइनस 30, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 10। डिस्टेंस बिटवीन द Q1 क्लास, Q1 क्लास इज 30-40, तो 30 और 40 के बीच का डिस्टेंस मुझे फाइंड आउट करना है, दैट इज h इज इक्वल टू 10। यहां तक क्लियर है? तो मैंने पहले Q1 क्लास हाईलाइट किया, फिर Q1 क्लास के बाद मैंने Q1 का फॉर्मूला लिखा, फिर मुझे उसमें चाहिए L, N, CF, F, H, तो वो सारी वैल्यूज मैंने कैलकुलेट की। अब बस इन सारे वैल्यूज को मैं दिए हुए फॉर्मूले में या लिखे हुए फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा, तो मेरा कैलकुलेशन इस प्रकार दिखेगा, Q1 इज इक्वल टू L के जगह 30 प्लस N के जगह 50/2, yes or no, 50/4 as it is, माइनस CF यानी कि 7 अपॉन F यानी कि 20 इंटू 10। तो मैंने बस फॉर्मूला के जगह हमने जो वैल्यूज कैलकुलेट की है, L की वैल्यू, N की वैल्यू, F की वैल्यू, CF की वैल्यू एंड H की वैल्यू बस सब्स्टिट्यूट की। तो फॉर्मूला में मैंने जो हमारी फाइंड आउटेड वैल्यूज थी उन्हें सब्स्टिट्यूट किया। अब बट आपका काम क्या है, बस आपको अब कैलकुलेशंस करना है। तो मैं पहले ब्रैकेट से शुरुआत करता हूं, तो मैं अगला स्टेप दिखा रहा हूं, Q1 इज इक्वल टू 30 प्लस ब्रैकेट में 50/4 का आंसर मुझे मिला 12.5, 50 डिवाइडेड बाय 4 12.5 माइनस 7 अपॉन 20 इंटू 10। बस मैं एक एक कैलकुलेशन करके स्टेप्स आगे बढ़ा रहा हूं, राइट। फिर अगला कैलकुलेशन में 12.5 माइनस 7 करूंगा, तो मेरा अगला आंसर मिलेगा Q1 इज इक्वल टू 30 प्लस 5.5/20 इंटू 10, राइट। अगले स्टेप में मैं क्या करूंगा, 5.5 इंटू 10 करूंगा, तो अगले स्टेप में मुझे मिलेगा 30 प्लस 55/20। मैंने 5.5 को बाहर के जो 10 है उससे मल्टीप्लाई किया, तो मुझे मिला 55/20, राइट। सो 55/20 करोगे तो उसका आंसर आपको जो मिलेगा वो आपका इस तरह होगा, Q1 इज इक्वल टू 30 प्लस 2.75। 2.75 कहाँ से आया, 55/20 इज 2.75। 30 वैसे ही एंड तक रखना है, तो 30 प्लस 2.75 इज माई क्वार्टाइल 1। तो फाइनली क्वार्टाइल 1 या Q1 इज इक्वल टू 32.75। क्वार्टाइल 1 या Q1 इज 32.75। तो इन तरह से 4 स्टेप्स मैंने यूज की एंड Q1 फाइंड आउट किया। इज इट क्लियर? तो Q1 के लिए मैंने पहले क्या किया, पहले तो मैंने जो दिया हुआ क्वेश्चन वाला 2 कॉलम्स थे उसे मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट किया, CF कैलकुलेट किया, फिर मैंने क्या किया, N कैलकुलेट किया, फिर मैंने Q1 क्लास फाइंड आउट किया 30-40, राइट। फिर मैंने L, N, CF, F और H फाइंड आउट किया एंड Q1 के फॉर्मूले में उसे सब्स्टिट्यूट करके Q1 की वैल्यू निकाल ली। तो Q1 इज इन 30-40 क्लास, तो एग्जैक्टली Q1 की वैल्यू क्या है, 32.75। तो अगर आपको क्रॉस चेक करना है कि आपका आंसर सही या नहीं, राइट, तो आपका जो आंसर है वो जो Q1 क्लास की रेंज है, Q1 इज 30 to 40, तो आपका Q1 का आंसर 30 to 40 के बीच में ही कहीं आना चाहिए। 30 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो गलत है। इज इट क्लियर? क्योंकि Q1 इज बिटवीन 30 to 40, Q1 क्लास इज 30 to 40, सो Q1 हैज टू बी इन बिटवीन, समवेयर इन बिटवीन 30 to 40। तो 30 to 40 के बीच में हमारा आंसर आ रहा है, क्या आंसर इज 32.75, तो Q1 इज करेक्ट। इज इट क्लियर? तो हमें Q1 मिल गया, स्टेप 4 हो गया। अब स्टेप 4 के बाद मैं स्टेप 5 अप्लाई कर रहा हूं। अब मुझे Q3 फाइंड आउट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में Q1 Q3 दोनों पूछा है। तो Q3 के लिए फिर से मैं पहले क्या करूंगा, फॉर्मूला यूज करूंगा टू फाइंड Q3 क्लास। कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा, Q3 क्लास के लिए। तो मैं अगले पेज पर आ रहा हूं, लिख रहा हूं Q3 क्लास इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट n प्लस 1/4। तो जो हम Q3 के लिए इससे पहले यूज कर रहे थे वो अब मैं Q3 क्लास के लिए यूज कर रहा हूं। तो जो लास्ट 2 डेटा के लिए Q3 का फॉर्मूला था वो अभी Q3 क्लास का फॉर्मूला बनेगा। फिर से n हमें पता है, n इज 50, तो इस फॉर्मूले में बस 50 सब्स्टिट्यूट करो तो बन जाएगा 3 ब्रैकेट में 50 प्लस 1/4 ऑब्जर्वेशन। 50 प्लस 1 इज 51, तो फॉर्मूला बन जाएगा 3 51/4 ऑब्जर्वेशन। अब 51/4 का आंसर इज 12.75, तो अगला आंसर बन जाएगा Q3 इज इक्वल टू बाहर वाले 3 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट का आंसर 12.75। अब फाइनल आपको Q3 क्लास का आंसर मिलेगा 38.25 ऑब्जर्वेशन। Q3 क्लास इज इक्वल टू 38.25 ऑब्जर्वेशन। Q3 क्लास इज 38.25 ऑब्जर्वेशन। अब मुझे 38.25 ऑब्जर्वेशन पता चला कि 38.25 ऑब्जर्वेशन जिस क्लास में होगा वो क्लास मेरा Q3 क्लास होगा। तो मुझे चेक करना पड़ेगा इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम कि 38.25 किससे पहले आ रहा है। आई एम जस्ट चेकिंग द
CF कॉलम, बाकी मैं भूल रहा हूं। तो पहले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7, तो 38.25 7 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो, 38.25 7 से पहले आ ही नहीं सकता। तो फिर मैं सेकंड क्लास चेक कर रहा हूं, सेकंड क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 27, तो 38.25 27 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज नो, इट कैन नॉट कम बिफोर 27। बड़ा वैल्यू है, 38 इज बड़ा वैल्यू, 27 इज छोटा वैल्यू, तो 38 27 से पहले नहीं आ सकता है। तो फिर मैं थर्ड रो पे चल रहा हूं, थर्ड रो इज CF, थर्ड रो का CF इज 44, तो 38.25 44 से पहले आ सकता है क्या? आंसर इज यस। तो 44 वाला CF इज बड़ा वैल्यू, 38.25 छोटा वैल्यू, यानी कि 38.25 इज इन द थर्ड क्लास विच इज 40 to 50। तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं, तो 40-50 मेरे लिए बन गया Q3 क्लास, तो मैं उसे हाईलाइट कर रहा हूं, तो मेरा Q3 क्लास बन गया 40-50, यस और नो। तो क्योंकि मेरा 38.25 ऑब्जर्वेशन 44 से पहले आ रहा है, मैं सिर्फ CF को कंपेयर कर रहा हूं, इसलिए CF को बनाना है कि जो आपका ऑब्जर्वेशन मिलेगा वो CF के साथ कंपेयर करना है, क्लास के साथ नहीं या फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं, CF के साथ कंपेयर करना है कि 38.25 7 से पहले नहीं आएगा, 27 से पहले नहीं आएगा, 44 से पहले आएगा। तो 44 वाली रो को मैंने हाईलाइट किया, उसकी मैंने क्लास वैल्यू देखी विच इज 40 to 50, मैंने लिखा Q3 क्लासेस 40-50। तो स्टेप 5 के हिसाब से मुझे Q3 क्लास मिला। अब मुझे फाइंड आउट करना है Q3, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? Q3। तो मैं अगला स्टेप यूज करूंगा, यूज फॉर्मूला टू कैलकुलेट Q3। तो Q3 का फॉर्मूला मैं यहां पर लिख रहा हूं, जैसे अभी हमने Q1 का फॉर्मूला लिखा था, पहले Q1 क्लास फाइंड आउट किया, फिर Q1 का फॉर्मूला लिखा, सेम वे Q3 का क्लास मैंने फाइंड आउट किया, अब Q3 का फॉर्मूला लिखूंगा। तो Q3 इज इक्वल टू L प्लस 3n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सेम फॉर्मूला देखो, Q1 Q3 का फॉर्मूला सेम है, सिर्फ n के जगह में यहां पर 3n लिख रहा हूं, मतलब n मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड देन डिवाइडेड बाय 4। इज इट क्लियर? तो सेम फॉर्मूला है Q3 का, बट n के जगह यहां पर मैं उसे 3 times n लिख रहा हूं या 3n लिख रहा हूं, राइट? तो फिर से L मतलब अभी जो Q3 क्लास है उसका लोअर लिमिट यानी कि 40, राइट? तो 40 इज माई L। फिर मुझे क्या चाहिए? n ऑलरेडी हमारे पास है 50, तो L इज 40, N इज 50, राइट? फिर क्या चाहिए मुझे? CF यानी कि जो आपका Q3 क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 27, जो हाईलाइटेड क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 27, राइट? तो मुझे CF भी मिल गया 27। अब मुझे क्या चाहिए? F यानी कि Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो Q3 क्लास की फ्रीक्वेंसी 17, तो मैं लिख रहा हूं F इज 17। एंड अब मुझे क्या चाहिए? H यानी कि जो आपका Q3 क्लास है 40-50 उसका डिफरेंस, तो H इज 50 माइनस 40 यानी कि 10। तो मुझे सारी वैल्यूज मिल गई, यस और नो? तो हमने L फाइंड आउट किया। L मतलब जो आपका हाईलाइटेड क्लास है Q3 क्लास है उसका लोअर लिमिट यानी कि 40, N यानी कि 50 ऑलरेडी हमें पता है, CF यानी कि जो हाईलाइटेड क्लास है Q3 क्लास है उसके पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज 27। फिर F यानी कि जो हाईलाइटेड क्लास है उसी की फ्रीक्वेंसी यानी कि 17, राइट? एंड H का मतलब है हाइट या नथिंग बट क्लास विड्थ, यानी कि आपका जो Q3 क्लास है उसकी बड़ी वैल्यू 50 माइनस छोटी वैल्यू 40 यानी कि 10, सो 10 इज RH। अब इन्हीं सारे वैल्यूज को मैं उठाऊंगा एंड Q3 के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करूंगा। L के जगह में लिखूंगा 40, N के जगह लिखूंगा 50, CF के जगह लिखूंगा 27, F के जगह लिखूंगा 17 एंड H के जगह 10। तो इन सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने के बाद मेरा आंसर इस प्रकार दिखेगा, Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 50/4 माइनस 27 अपॉन 17 इंटू 10, राइट? अब हम ब्रैकेट के अंदर के वैल्यूज को पहले सॉल्व करते हैं। तो पहले मैं 3 इंटू 50 का आंसर निकालूंगा, तो Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 3 इंटू 50 का आंसर मिला 150/4 माइनस 27 अपॉन 17 इंटू 10, राइट? फिर 150 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर लिखूंगा, तो 40 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 4 का आंसर मिल रहा है 37.5 माइनस 27/17 इंटू 10, राइट? चाहिए तो आप वीडियो को पॉज करके कैलकुलेशंस आप खुद से कैलकुलेट करके क्रॉस चेक करो कि मेरे कैलकुलेशन और आपके कैलकुलेशन सेम है या नहीं, राइट? फिर अगला कैलकुलेशन ब्रैकेट के अंदर का जो सब्ट्रैक्शन है उसका आंसर लूंगा, तो आंसर बनेगा 40 प्लस 10.5/17 इंटू 10, राइट? 37.5 माइनस 27 का आंसर आया 10.5, नीचे का 17 वैसा, बाहर का 40 और 10 वैसे ही। अब मैं मल्टीप्लीकेशन करूंगा 10.5 इंटू 10 का, तो मुझे आंसर मिलेगा अगला 40 प्लस 105/17। 10.5 इंटू 10 इज 105,
राइट। अब 105 डिवाइडेड बाय 17 का आंसर ले लो तो आपको मिलेगा Q3 इज इक्वल टू 40 प्लस 6.18। 105 बाय 17 इज 6.18, तो Q3 मिलेगा 40 प्लस 6.18। सो फाइनली Q3 इज नथिंग बट 46.18। यस और नो, Q3 इज 46.18। तो हमने पहले Q1 फाइंड आउट किया, अब हमने Q3 फाइंड आउट किया, तो हमें इस क्वेश्चन के दोनों जवाब मिल गए, Q1 भी मिला एंड Q3 भी मिला, Q1 एंड Q3। तो इन दोनों को मैं फाइनली हाईलाइटेड आंसर लिखूंगा कि आंसर Q1 इज इक्वल टू 32.75 एंड Q3 इज 46.18। यस और नो, तो मुझे Q1 एंड Q3 दोनों मिल गया। Q1 का आंसर जो हमारा लास्ट था, फर्स्ट पेज पर चेक करो, 32.75 था, वो लिख लिया। एंड Q3 का आंसर जो अभी हमें मिला था, Q3 का आंसर हमें मिला था, कितना मिला था, दैट इज 46.18। तो मैंने दोनों आंसर्स को यहाँ पर लिख लिया कि Q1 इज 32.75 एंड Q3 इज 46.18। मुझे दोनों आंसर मिल गए, हमारा आंसर आ गया या कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ, राइट। तो आज का आपका होमवर्क है, क्वार्टाइल के हमने अभी तक जितने भी सम सॉल्व किए थे उनको फिर से रीसॉल्व करो, प्रैक्टिस करो। इज इट क्लियर, राइट। तो आज हम यही रुकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ऑफ दिस चैप्टर हम अगला पार्ट सीखेंगे, दैट इज डिसाइल्स, राइट। फिर से डिसाइल हमें सीखना है फॉर रॉ या फिर इंडिविजुअल डेटा, फिर कंटिन्यूअस डेटा जैसे अभी था, एंड डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इज इट क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीक इन दिस चैप्टर, हम पढ़ेंगे डिसाइल। तब तक हैव अ गुड डे, बाय।